हूँ, दिल्ली में होता हूँ, सेमिनार में होता हूँ, और जब मैं यहाँ से स्टेज से बोलता हूँ, मैं बस्ती से आया हूँ। ज्यादातर बार क्या होता है, जब मुझे बैक स्टेज लोग मिलते हैं तो मेरी तरफ बड़ी ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, सर किस बस्ती में रहा करते थे। तो पहले मैं समझ नहीं पाता था, इसीलिए मैं आज थोड़ा डिटेल बताने की कोशिश करूंगा मैं किस बस्ती से हूँ। बस्ती एक्चुअली एक शहर है। अयोध्या का नाम सुना है? जब आप अयोध्या से आगे बढ़ते हो, गोरखपुर का नाम सुना है? गोरखपुर जहां से हमारे चीफ मिनिस्टर आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, उनका शहर। तो दोनों शहरों के बीच में जो शहर है उसको बस्ती बोलते हैं। वहां पर कुछ साल पहले मैं पैदा हुआ एक छोटे से गांव में, और मेरा गांव कैसा था कि जहां पर जो बिजली आई, बिजली समझते, जिससे आपका एयर कंडीशन चल रहा है, मैं उजला दिखाई दे रहा हूं, तो ये बिजली मेरे गांव में कब आई जानना चाहेंगे? 2017 में आई। तो आप सोचो मेरा गांव कैसा रहा होगा जहां मैं पैदा हुआ। बहुत साल पहले मैं वहां पैदा हुआ, और जब मैं थोड़ा बड़ा हो रहा था, 2 साल 3 साल का, तब मेरे पेरेंट्स ने एक डिसीजन लिया कि मुझे गांव में नहीं रहना, मुझे शहर में सेटल होना है। क्यों? क्योंकि हर माँ बाप को यही ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट हम दे सके, अच्छी एजुकेशन दे सके, अच्छे संस्कार दे सके, ताकि वो जिंदगी में वो कर सके जो शायद माता पिता नहीं कर पाए। ये सर नो? तो मैं इस प्रकार से शहर में आ गया और मैं स्कूल जाना शुरू हो गया। जब धीरे धीरे मैं बड़ा हो रहा था तो अक्सर मेरे से एक सवाल किया जाता था, और कहूं बस यही सवाल आप में से हर किसी से किया गया, बेटा बड़े होके क्या बनोगे? आपसे कभी किया गया? मेरे से हमेशा होता था। कभी मेरे पेरेंट्स पूछते थे, कभी मेरे कॉलोनी में जो अंकल आंटी रहते थे वो पूछा करते थे, कभी मेरे स्कूल टीचर पूछते थे, या हर आने जाने वाला पूछा करता था। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था ये बताने के लिए मैं क्या बनूंगा। लेकिन मेरे मन के अंदर एक बात चलती थी कि मैं जिंदगी में कुछ भी कर लूंगा पर 2 काम कभी नहीं करूंगा। जानते हैं क्या? पहला काम कि मैं कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो एक स्कूल टीचर थे, एक बड़े स्कूल के अंदर वो टीचर थे, और मैंने उनकी जिंदगी को उनको जीते हुए देखा था। हर दिन सुबह आराम से उसी नियत समय पर उठना, वही डेली रूटीन फॉलो करना, 9 बजे अपनी साइकिल उठाना, स्कूल चले जाना, शाम को 5 बजे वापस आना। ये काम वो महीने के 30 दिन करते थे। एक दिन उनके चेहरे पर स्माइल होती थी। आप बताओ वो कौन सा दिन होता था? जिस दिन उनको सैलरी मिलती थी। उनको बिल्कुल पता होता था मेरी सैलरी कितनी है। वो सैलरी मिलती थी, स्माइल होता था, लेकिन वह स्माइल केवल 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन तक रहता था, क्योंकि उनके पास पहले से एक मोटी लिस्ट हुआ करती थी, लंबी लिस्ट होती थी, जो उनको पता था ये सैलरी वहां पर खर्च कर दे। तो मैंने देखा यार उनकी जिंदगी में कोई मजा नहीं है, कोई मस्ती नहीं है, कोई फन नहीं है, और मुझे वैसा बिल्कुल बनना नहीं था। दूसरा मैंने जीवन देखा अपने फादर का। मेरे फादर साहब एक बिजनेसमैन थे, वो बिजनेस किया करते थे, लेकिन उनका कोई सेट बिजनेस नहीं था। कभी कोई बिजनेस करते थे, कभी कोई बिजनेस करते थे। मैंने उनकी जिंदगी में क्या देखा कि यार कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत खुश रहते हैं। हमारे घर में खूब अच्छे खाना, खूब अच्छे पकवान बनते थे। जब हमारे यहाँ उन दिनों पर कोई मेहमान आता था तो हम बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते थे। उन महीनों में हमारे लिए अच्छे कपड़े आते थे। उन महीनों में हमारी स्कूल फीस बिल्कुल सही समय पर जाती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता था साल के कि कई महीने अगर उस बीच होली और दीपावली भी आ जाए तो वो भी लगता था यार क्या यार ये त्योहार बना ही क्यों है। तो इतने मुश्किल भरे हालात हो जाते थे। हमारे स्कूल से बड़े जो है वो आते थे कि भाई आपके बच्चे की स्कूल फीस जमा नहीं है, तो नोटिस आया करती थी। तो हमें पता लग जाता था उन महीनों में कि व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। तो मेरी जिंदगी में मैंने इन 2 लोगों को देख के अपने अंदर एक बात बैठाई कि मुझे जिंदगी में कुछ भी करना पड़े, लेकिन ना मैं बाबा की तरह कोई ऐसा काम करने वाला हूं, ना अपने पिता की तरह कोई बिजनेस करने वाला हूं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। मैं धीरे धीरे बड़ा होता रहा, मैंने अपनी स्कूलिंग करी, और फिर उसके बाद मेरे फादर ने एक ऐलान करा कि तुम्हें इंजीनियर बनना है। ये मेरा अपना चॉइस नहीं था, मेरा अपना डिसीजन नहीं था जिंदगी का कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। लेकिन मेरे फादर ने बोला कि इंजीनियर की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। वो मुझे जब भी बात होती थी वो बताते थे कि जब तुम बीटेक कर लोगे और उसके बाद जब तुम एक अच्छी इंजीनियर बन जाओगे तो तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम्हारे पास सम्मान होगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा घर होगा। और मेरे पास मेरा एंड जो रिजल्ट मुझे जिंदगी में चाहिए था, जो मेरे माइंड के अंदर था, वो कुछ ऐसी ही पिक्चर थी। तो मैंने 10+2 के बाद इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली, और फाइनली 1 साल वो पूरी कोचिंग करने के बाद एक दिन वो आया कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन तब तक कुछ हालात ऐसे मेरे परिवार के अंदर बन गए कि मेरे पिताजी का जो व्यापार था वो पूरी तरीके से बंद हो गया, पूरी तरीके से ठप हो गया। अब वो ये तो चाहते थे कि मैं बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला करवाऊं, लेकिन अपने फादर के साथ मेरा कनेक्शन इतना ज्यादा था कि उनको देख के मुझे एक बात समझ में आ गई
कि अगर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर गया और मैंने दाखिला ली तो ये एक बहुत बड़ा, मैं अपने पिताजी के ऊपर दबाव डालूंगा, एक बहुत बड़ा बोझ डालूंगा, क्योंकि उसकी फीसें जमा करना इतना आसान नहीं था और मेरे पीछे मेरे बाकी भी भाई थे। तो मैंने फाइनली अपने फादर को बताया कि देखो यार, इंजीनियर बन जाऊंगा तो क्या होगा पापा, एक बात बताओ, अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बन गया इंजीनियरिंग करने के बाद तो मुझे रिपोर्ट तो करना पड़ेगा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने यूपीएससी क्लियर किया हो, जो आईएएस रैंक का हो या पीसीएस रैंक का होगा। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं ये इंजीनियरिंग का ख्वाब पीछे की तरफ रखता हूं, मैं उससे बड़ा अपने लिए टारगेट सेट करता हूं। और फिर मैंने फाइनली डिसाइड करा कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, क्योंकि आपको पता है पूरे हिंदुस्तान भर से जब किसी को यूपीएससी क्लियर करना होता है, आज के कुछ साल पहले तो एक ही डेस्टिनेशन था सबसे प्रिय, वो वही यूनिवर्सिटी था, इलाहाबाद। तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और मैं वहां पर पढ़ाई करने लग गया। मैंने पहला साल क्लियर किया, फिर दूसरा साल, और इस बीच हुआ क्या कि मेरे फादर का बिजनेस बढ़ने की बजाय बहुत ज्यादा उनको तनाव रहने लग गया, उनका बिजनेस बुरी तरह फ्लॉप हो गया। तो बहुत प्रेशर होता था। मुझे आज भी याद है कि जब उनको हर महीने मेरे जो खर्चे थे वहां पर, हमारे हॉस्टल्स के खर्चे, हमारी जो ट्यूशन फीस, जो बाकी सब चीजें थी, उसको भी देने में उनको बहुत तकलीफ होती थी। तो मैंने एक निर्णय लिया कि मैं अब दिन भर अपनी पढ़ाई करूंगा और शाम को मैं छोटे बच्चों को मैं ट्यूशन दिया करता था। तो वो मेरी पहली कमाई थी जो मैंने वहां पर अर्जित करनी शुरू करी। बहुत बहुत बुरी स्थिति थी। और मैं ये, क्योंकि जब आप किसी उसके अंदर होते हैं, हॉस्टल्स में होते, तो बहुत सारे लोगों से आपकी दोस्ती हो जाती है। तो जब हमारी भी दोस्ती बहुत सारे लोगों के साथ थी, हम अक्सर शाम को बैठा करते थे और हम दोस्त आपस में बात करते थे कि हम क्या ऐसा करें ताकि हमारे पेरेंट्स के ऊपर कोई बोझ ना पड़े। मुझे आज भी याद है, एक शाम एक मेरा दोस्त बहुत हंसता मुस्कुराता, बहुत एक्साइटेड था, और वो मेरे पास आया। उसने कहा, दिवाकर, हमारी और तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो एक है, लेकिन मुझे उसका एक सोल्यूशन मिल गया, और कमाल का सोल्यूशन है। अगर देखोगे तो मतलब इतना एक्साइटेड हो जाओगे कि अपने आप को रोक नहीं सकोगे वो व्यापार करने के लिए, वो काम करने के लिए। और जैसे ही उसने व्यापार बोला ना, तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ, क्योंकि एक बैड इमेज व्यापार को लेके मेरे दिमाग के अंदर बना हुआ है। मुझे पता था मेरे फादर क्यों नहीं सरवाइव कर सके उस बिजनेस के अंदर, क्यों नहीं बड़ा बना सके, क्योंकि एक व्यापार के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है कैपिटल की। आपके पास ज्यादा कैपिटल चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, और भी बहुत सारी चीज चाहिए। मैंने उसको बोला कि देखो, अभी हमें बिल्कुल भी बिजनेस के बारे में सोचना नहीं चाहिए, और ये बिजनेस तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी जाना होता है, हमारे पास टाइम कहाँ होता है, और टाइम के अलावा हमारे पास में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कहाँ हैं। उसने बोला, दिवाकर, यही तो कमाल की बात है। मैंने जो समझा है, जो बिजनेस मैंने जाना है, वो नए जमाने का नया बिजनेस है, और बहुत सारे लोगों को मैं वहां पर देख के आया हूं जो बहुत कामयाब हैं। वहां पर इन्वेस्टमेंट कुछ करना नहीं है, ना तो समय का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ना ही बहुत ज्यादा पूंजी का इन्वेस्टमेंट है, ना ही तुम्हारे पास एक्सपर्टीज का होना जरूरी है। तुम एक बार देखो। तो उसने इंसिस्ट करा, और उसके बहुत दबाव में, मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, एक शाम मैं और वो, क्योंकि हमारे पास एक साइकिल हुआ करती थी, उस साइकिल पर बैठ करके, हमारी यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम था जहां पर वो सेमिनार्स होना था, जहां पर वो मीटिंग होनी थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब मैं वहां पर पहुंचा, मेरे दोस्त ने कहा, ये 10 रुपए की टिकट लेना जरूरी है। और मेरे लिए तो एक बड़ी बात थी, भाई 10 रुपए क्यों, मैं तो अभी समझने आया हूं, पहला सवाल मेरे मन में। फिर भी मैंने कहा, चलो 10 रुपए देते। 10 रुपए मैंने दिया, और ऐसे एक सेमिनार में आके, जैसे कुछ भाई लोग हमारे पीछे खड़े, हम भी पीछे खड़े हो गए। जब वहां पर खड़ा था, मुझे कुछ पहले समझ में नहीं आ रहा था यहां पर चल क्या रहा है। वहां म्यूजिक था, बिल्कुल हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक चल रहा था, लोग डांस कर रहे थे, लोग उछल रहे थे। मैंने कहा, ये कौन सा व्यापार है, ये कौन सा बिजनेस है, कौन सा ऐसे माहौल में बिजनेस आइडिया है जो ये मुझे देना चाहता है। लेकिन मैं वहां खड़ा था, क्योंकि मैंने 10 रुपए के टिकट बाई करे थे, तो मुझे ये था कि अब 10 रुपए दिया है, इतनी दूर आए हैं साइकिल पर बैठ के, तो पूरा देख के जाना है। और तभी वहां पर एक व्यक्ति आते हैं स्टेज के ऊपर, लोग खड़े होके उनका स्वागत करते हैं। वो एक बात मेरे दिलो दिमाग के अंदर बैठ गई। मैंने कहा, कमाल का बिजनेस है यार, इतने सारे लोग एक व्यक्ति को सुनने आए, इतना सारा पैसा देके, तो यानी कुछ जरूर बड़ी बात होगी। और मुझे आज भी याद है कि जब वो स्टेज पर आए और उन्होंने बताना शुरू किया कि बाय प्रोफेशन आई एम अ बैंकर, और पिछले कुछ साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू किया है। और आज उन्होंने अपनी लाइफ की जब अचीवमेंट बताई कि मैं होंडा सिटी ड्राइव करता हूं, मैंने अपनी बेटी को अभी यूके घूमने के लिए भेजा है, और मैं ऐसे बड़े घर में रहता हूं, और मैं प्लान कर रहा हूं अपनी 20 साल पुरानी जो बैंकिंग का जो मेरा जॉब है उसको क्विट करने के बारे में। मेरे नीचे से मानो धरती
खिसकनी शुरू हो गई। मैंने कहा ऐसा कौन सा बिजनेस है? और जब उन्होंने बताना शुरू किया ये बिजनेस कैसे शुरू होता है, तो मेरे लिए वो एक बड़ी बात थी। उन्होंने कहा एक 4200 रुपए का डब्बा खरीदना है, उस डब्बे को खरीदते ही आपका बिजनेस शुरू हो जाता है और आपको केवल 2 काम करने हैं, उस डब्बे में निकले हुए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और बाकी सब लोग जिनको आप जानते हैं उनको डब्बा खरीदवाना है। मैंने कहा ये तो कमाल हो जाएगा। अगर डब्बा खरीदने से और लोगों को खरीदवाने से मेरी मर्सिडीज, मतलब मर्सिडीज तो तब सोच में ही नहीं थी, मर्सिडीज तो सोच में नहीं थी। मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में जब था, ये बात है 2001-2002 की, तो मेरी तो सोच में ही नहीं थी वो। लेकिन जब उन्होंने, मैंने कहा अगर डब्बा खरीदने और खरीदवाने से अगर होंडा सिटी आ सकता है, इनका बच्चा विदेश जा सकता है, तो ये काम तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया से कर सकता हूँ। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं जिस दोस्त के साथ गया था ना, वो करते करते थोड़ा आगे आ गया था और जैसे ही मुझे समझ में आया ये बिजनेस शुरू कैसे होगा, इसमें करना क्या है, मैं धीरे से पीछे निकल लिया और मुझे अब जल्दी हो गई, मुझे जल्दी से अपने हॉस्टल पहुंचना है। क्यों पहुंचना है? क्योंकि मेरा दोस्त भी उस हाल के अंदर था, वो भी इस बिजनेस को समझ रहा था। अगर मेरे से पहले वो पहुंच गया तो बाकी सब लोग को डब्बा कौन खरीदवाएगा? वो खरीदवाएगा। और मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं जल्दी से अमीर बनना चाहता था। मेरे पास जो मेरे चैलेंजेस थे मैं उनको ओवरकम करना चाहता था, मैं उनको खत्म करना चाहता था। और जब तरीका इतना आसान हो तो कौन सा व्यक्ति है जिसको सोचने विचारने में वक्त लगेगा? मैं वहां से आया, आज भी मुझे याद है वो टाइम हुआ करता था, लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं होता था, हम पीछे होते थे। जब हमें घर पर बात करनी होती तो हमारे घर पर बेसिक्स फोन होते थे, पीएनटी हुआ करती थी। मैं जल्दी से सबसे पहले हॉस्टल पहुंचा और मैंने एक दरवाजा खटखटाया। पता है वो दरवाजा किसका था? वो एक हमारे बहुत सीनियर का दरवाजा था। मैंने क्यों ना किया? क्योंकि जब भी मैं उनसे बात करता था वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थे और मुझे मेरा बहुत अच्छा व्यक्तिगत उनसे लगाव हो गया था। और वो हर बार ये बताते थे, देखो मेरा भाग्य कितना खराब है यार, मैंने अभी पीसीएस जो है वो प्री क्वालिफाई किया, फिर मेंस क्वालिफाई किया, फिर इतनी बार इंटरव्यू दे गया यार, फाइनल सिलेक्शन ही नहीं होता है। आईएएस के लिए मैंने इतनी बार किया, मुझे लगा यार ये इतने सालों से फ्रस्ट्रेटेड जिंदगी जी रहे हैं, ये डब्बा ही तो खरीदना है इनको, और डब्बा ही ये भी खरीदवाएंगे क्योंकि इनका तो जानने वालों का जो नेटवर्क है वो मेरे से कई गुना ज्यादा बड़ा है। तो मैं तो बहुत जोश में था, मैं बड़ा पॉजिटिव था और मैं जैसे ही उसको नॉक किया, जिस व्यक्ति के सामने बैठने की कभी हिम्मत नहीं होती थी, मेरे इतने सीनियर थे, मैं ऐसे चेहरा झुका के उनसे बात करता था। उस मीटिंग के बाद पता नहीं कहां से कॉन्फिडेंस आया, मैं बिल्कुल तन के खड़ा हुआ और मैंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हैं? अब उनको पहले तो मेरे अंदर जो बदलाव था ना वही बहुत थोड़ा उनको अजीब लगा। उन्होंने बोला हाँ बताओ क्या बात हो गई? मैंने कहा ये सिर्फ थोड़ा बाहर आइए, आज से आपका जो कष्ट है खत्म। अब उनको समझ में नहीं आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बोले कैसा कष्ट, कौन सा कष्ट, कैसे खत्म? मैंने कहा कहां पढ़े हुए हो, 15 साल से इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी के अंदर, अभी तो बाल वैसे ही कम हो गए, जो आधे कम है, जो बचे हैं वो भी पूरे कम हो जाएंगे। भाई साहब एक काम मैं समझ के आया हूं, आज से करना शुरू कर दो और सबसे पहले आप ज्वाइन हो जाओ मेरे नीचे। अब उनको तो कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि ट्रेनिंग किसने ली थी, मीटिंग कौन देख के आया था? उन्होंने तो नहीं देखा था, उनको कुछ ना समझ में आया। मैंने कहा वैसा फिर डब्बा खरीदो आप। बोले कौन सा डब्बा खरीदना है? मैंने कहा 4200 रुपए की व्यवस्था करो, कल सुबह मैं तुम्हारा डब्बा खरीदवाता हूँ और आपको भी डब्बे खरीदवाने हैं। हॉस्टल में सब कोई जानता है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप लखपति करोड़पति तो ऐसे ही बन जाओगे, ऐसे ही बन जाओगे। उन्होंने कहा दिमाग खराब है क्या? कोई और नहीं मिला क्या सुबह से? भांग पी रखी है क्या? क्योंकि वो सीनियर थे, जितनी चीज वो बोल सकते थे उतनी चीज बोला। मैं बाहर निकला, मैं मीटिंग में सुन के आया था जो डब्बा खरीदने को मना करते हैं एक्चुअली उनका सही वक्त नहीं आया हुआ होता है। मैंने कहा भाई का सही वक्त नहीं चल रहा है, 7:30 चल रही है इनकी, अभी ये सुनेगा नहीं। मैं बड़ा जोश में था, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो पराए हैं, ये नहीं सुनने तो क्या हुआ, मुझे तो अपने माता पिता को सुनाना है। मैंने वेट किया क्योंकि 8:30 बजे के बाद कॉल रेट हाफ हो जाता था, याद है आप में से किसी को? मैंने 8:30 तक इंतजार किया, 8:30 बजे लाइन में सबसे पहले लगा है ना, हॉस्टल के बाहर एक पीछे बूथ था और मैंने फोन लगाया, टक 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 टक, उधर से मेरी मदर ने उठाया, हाँ बेटा। मैंने कहा मम्मी नमस्ते। बोले आज बहुत जोश में हो, सब बढ़िया है? मैंने कहा हाँ, आज से तुम्हारे सारे कष्ट खत्म। बोले मतलब? मैं समझी नहीं। मैंने कहा डब्बा खरीदना है, बस उसमें मेरी मदद करो, जैसे ही वो डब्बा आएगा वैसे ही सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये बिल्कुल मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मेरी मदर ने कहा मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करती हूँ फादर को, तुम्हारे पापा को फोन देती हूँ। पापा बगल में थे, शाम का वक्त था, उन्होंने फोन लिया। मैंने कहा पापा प्रणाम। बोले खुश रहो। मैंने कहा वही काम करना था,
बोले क्या? मैंने कहा कल 4200 रुपए मनी ऑर्डर कर देंगे क्या? अकाउंट नहीं होते थे, मनी ऑर्डर से आता था पैसा। मैंने कहा मनी ऑर्डर कर देंगे क्या? बोले क्यों, कोई नई कोचिंग ज्वाइन करनी है, कोई नई किताबें खरीदनी है? मैंने कहा कुछ नहीं, डब्बा खरीदना है। बोले डब्बा, कौन सा डब्बा? मैंने कहा बस पूछो नहीं, वो एक ऐसा डब्बा खतरनाक वाला कि जिसमें से कार निकलती है, जिसमें से घर निकलता है, जिसमें से लाखों रुपए की आमदनी निकलती है, हमारे तो सारे कर्ज दूर हो जाएंगे, बस वो डब्बा खरीदने में मेरी मदद कर दो। आपको क्या लगता है उन्होंने क्या बोला होगा? पैसा भेजा होगा? मुझे 1001 गालियां उन्होंने गिन के उस फोन पर दी, और उस फोन का स्पीकर इतना तेज था, बाहर तक आवाज जा रहा था। जो बूथ पर बैठा हुआ भाई था वो ऐसे से देखे पड़ा हुआ था मुझे, और मेरा मुंह बना हुआ था। उन्होंने बोला कि देखो, तो पहले तो उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि देखो मेरी आधा जीवन से ज्यादा जीवन निकल गया ऐसे ही व्यवहार करते हुए। आज तक मुझे ऐसा कोई व्यापार नहीं मिला जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना हो और प्रॉफिट इतना ज्यादा हो। तो पहली चीज तो तुम्हें कोई मूर्ख बना रहा है। दूसरी चीज, जब मैं उसको समझने को तैयार नहीं हुआ, तब मैंने बोला कि इतना मैं देख के आया हूं, लोग इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि फिर भाई उन्होंने बताया तुम्हें कोई बेवकूफ बना रहा है। फिर उन्होंने बोला आगे भांग तो नहीं पी ली है, कुछ और तो बुरे नशे तो नहीं करने शुरू कर दिए हैं, न जाने क्या क्या। और फाइनली अथॉरिटी यूज करा कि अगर तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, कल सुबह की बस पकड़ो और वापस शहर आ जाओ अपने, क्योंकि तुम्हारे पीछे और भी मेरे बच्चे, मैं उनका जीवन तुम्हारी वजह से बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने कितना भी समझाने की कोशिश करी, बस बिल बढ़ता रहा, लेकिन वो कन्विंस नहीं हुए मेरी बातों से। लेकिन मैं बचपन से बड़ा जिद्दी था। मैंने एक चीज डिसाइड कर ली थी कि अगर वो डब्बा खरीदना है तो खरीदना है, क्योंकि अमीर बनने का और जैसा मैं जीवन जीना चाहता था बचपन से, जो मेरे माइंड के अंदर था, वो चीज मुझे वहां पर जाके दिख गया था। तो मुझे तो वो डब्बा खरीदना था। अब मैंने क्या किया, मैं हॉस्टल आया, और जितने भी मेरे दोस्त थे उनसे किसी से 100 रुपए, किसी से 200 रुपए, किसी 500 रुपए मैंने उधार लेना शुरू किया कि मुझे पैसे दे दो, और जैसे ही मेरा डब्बा आएगा मैं डब्बे खरीदवाऊंगा, मैं अमीर आदमी बनूंगा, सूद सहित तुम्हारे सबके पैसे मैं वापस करूंगा। तो इस प्रकार से 1-1.5 महीना लगा, पैसे के अरेंजमेंट हुए, मैंने वो डब्बा खरीद लिया। मैं उस मीटिंग में जाना शुरू कर दिया, और मैंने बहुत मेहनत करी, पूरा यूनिवर्सिटी छोड़ के सब कुछ छोड़ दिया, बस लोगों को डब्बा खरीदवाने की कोशिश करी। आपको क्या लगता है कितने डब्बे मैंने बेचे होंगे? कुछ आइडिया है आपको? मैंने बहुत महीने कोशिश करी, कोई एक डब्बा भी मुझसे नहीं बिका, कोई एक डब्बा भी मैंने नहीं बेची। और इस बीच हुआ क्या कि मेरा जो फोकस था, मैं डीफोकस हो गया। मैं जो गया था वो यूपीएससी क्लियर करने के लिए, अब ना मैं कोचिंग जाता था, ना मैं यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेता था, ना मैं कुछ करता था, मैं डब्बा बेचने में लगा था। डब्बा बिक नहीं रहा था। इस बीच फाइनल ईयर भी मेरा कंप्लीट हो गया, और मेरे ऊपर एक ठप्पा लग गया कि मैं एक नालायक बेटा हूं, मैं एक नालायक विद्यार्थी हूं, मैं एक नालायक दोस्त हूं। मैं बिल्कुल अब डीफोकस हो गया हूं जिंदगी में। कहते थे मेरे जो दोस्त के जो माता पिता होते थे, वो कहते थे इससे दोस्ती नहीं करनी है, इससे बात नहीं करनी है। मेरे जो सीनियर्स थे हॉस्टल में, वो कहते थे, हमारे जूनियर से जो हमारे साथ के लोग थे, कि इससे कभी मत मिलना, नहीं तो ये तो मैं बर्बाद कर देगा, खुद तो बर्बाद हो गया। तो अब कुछ भी नहीं हुआ, और इस बीच मेरे फादर ने बोला कि ऐसा है, अब मुझे बाकी बच्चों के अपने पढ़ाई देखनी है, तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। और फाइनली मैं इलाहाबाद से चल के अपने घर वापस आ गया, बस्ती शहर। अब मेरे दिमाग में एक ही चीज चलता था, व्यापार करना। ये नेटवर्क की तो बहुत बड़ी ताकत होती है यार। पैसिव इनकम मुझे समझ में आ गया था, पैसिव इनकम क्या होता है, और मुझे वो लेना था। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं आया 2002 में घर वापस, तो उसके बाद मैंने एक लोन अप्लाई किया बैंक में, क्योंकि घर वाले तो बिल्कुल निकम्मा घोषित कर चुके थे। मेरे फादर कहते थे छत मिल जाएगी, खाने को भोजन मिल जाएगा, पहनने को कपड़े मिल जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। और मेरे सारे रिश्तेदार जानते थे, सारे दोस्त जानते थे, पड़ोसी जानते थे, ये बर्बाद हो चुका है, मतलब पूरा रजिस्टर्ड, पूरा ठप्पा लगा हुआ था। तो मैंने क्या किया, बैंक में लोन अप्लाई किया, और एक हमारे यहाँ पर योजना चला करती थी PMRY, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना। जस्ट ग्रेजुएशन के बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो हमारे शहर में है, मैंने 1 लाख रुपए का लोन निकाला वहां से। पता है कौन सा बिजनेस करने के लिए? मैंने कहा कि मैं PCO लगाऊंगा यहाँ पर, PCO, और उसके साथ में फोटो स्टेट, और मैं एक पहले सेटअप अपना तैयार करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा और पैसे अर्न करूंगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और मैं इसे एक चेन डालूंगा, एक नेटवर्क बनाऊंगा PCO का पूरा हिंदुस्तान में। और मेरे पास, मेरे नेटवर्क में 200, 400, 500 जब PCO हो जाएंगे, हर PCO से मैं हर दिन अगर 100 रुपए भी कमाऊंगा, तो मैं कितना सारा पैसा कमाऊंगा, ये मेरी सोच में था। और मैंने वो व्यापार शुरू किया, लेकिन मुझे पता नहीं था
कि जितना आसान लगता है एक्चुअली होता नहीं है उतना आसान। अब कुछ ऐसा हुआ कि मेरा व्यापार भी नहीं चला, लेकिन मेरे ऊपर वो जो लोन था ना वो तो चढ़ गया। कुछ ही महीनों में मेरा शटडाउन हो गया, पूरी तरह वो बंद हो गया, मैं बैंकरप्ट घोषित हो गया। केवल छोटी सी उम्र में मैं बैंकरप्ट घोषित हो गया। अब मेरे घर पर बैंक वाले लंबी लंबी चिट्ठियां भेजते थे कि अगर तुमने लोन नहीं चुकता किया, ईएमआई नहीं भरनी शुरू करी, तो तुम्हारे घर जो है वो कुर्क कर दिए जाएंगे। अब वो लोन की जो चिट्ठी आती थी ना बैंक से, मेरे फादर बैठते थे और जोर जोर से पढ़ते थे, मेरी मदर को सुनाते थे, मुझे सुनाते थे। और अब मैं मतलब पहले तो था कि हाँ ये बुरा है, लेकिन अब तो एक कदम और मैं आगे बढ़ चुका था, तो अब तो मेरे से कोई बात भी करना पसंद नहीं करता था। और बहुत छोटी सी उम्र में जब आपके ऊपर इतना बड़ा हो, आप सोचो कितना स्ट्रेस में आप होंगे उन दिनों में। तो मैं बहुत मायूस रहने लग गया, मैं बहुत स्ट्रेस में रहता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था मुझे क्या करना है। और फिर फाइनली एक दोस्त की मदद से मैंने एक जॉब ज्वाइन करी, मैं फार्मास्यूटिकल जॉब में गया। और मुझे इतनी अपने आप को प्रूव करने की इतनी ललक थी कि 2003 मार्च में जब मैंने अपना करियर शुरू करा एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक बड़ी फार्मा कंपनी के अंदर, तो तब मुझे आज भी याद है कि जब मेरा ऑफर लेटर मेरे हाथ में था और मुझे ये बोला गया, मैंने देखा कि 2000 रुपए मेरी बेसिक सैलरी से मेरी शुरुआत होनी है, लेकिन जो मेरे बाकी कलीग है जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका 2500 बेसिक सैलरी है। तो मुझे लगा ये तो मेरा इंसल्ट है, यानी मुझे कम करके आता जा रहा है। मुझे आज भी याद है मिस्टर दीप मल्होत्रा, मेरे पहले गुरु जो प्रोफेशनल लाइफ के हैं, मैं उनके पास गया, मेरे रीजनल हेड हुआ करते थे। मैंने कहा सर ये तो नाइंसाफी है। मेरी तरफ ऊपर से नीचे तक देखा और बोले भाई तुझे नौकरी मिल गई, यही क्या कम है क्या? मैंने कहा ऐसा क्यों? बोला एक तो तुम्हें पता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, बीएससी बायो होना चाहिए, और तुमने क्या किया? मैं था बैचलर इन आर्ट्स। तो बोला तुम्हारा सिलेक्शन ही हुआ, ये बहुत बड़ी चीज है। मैंने जिंदगी में कभी बायोलॉजी पढ़ी नहीं की, क्योंकि 10+2 मैं था मैथमेटिक्स से। बोले कुछ चीजें तुम्हारे अंदर बहुत पॉजिटिव है जिनको देख के मैंने तुझे सेलेक्ट किया है। मैंने कहा सर लेकिन मेरे लिए ये मैं बहुत एम्बेरस फील कर रहा हूं और मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो कुछ तो ऐसा होगा कि मुझे आप बताओ कि मैं इनके बराबर से शुरुआत कर सकूं, अदरवाइज मुझे लगेगा मैं इनका जूनियर हूं। और है तो सेलेक्ट एक साथ हुए। उन्होंने मुझे एक टास्क दिया, उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी जो 15 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे ना, तुम्हारी जो ट्रेनिंग्स होगी, उसके बाद जब तुम्हें फाइनली जो है अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, अगर तुमने ट्रेनिंग के अंदर अच्छा किया तो तुम्हें फिर हम सबके इक्वल सैलरी देंगे। और मुझे आज भी याद है उन 15 दिनों में मैंने इतनी पढ़ाई करी थी जितनी मैंने अपने जीवन के अंदर कभी नहीं करी थी, क्योंकि मैंने जो गोल सेट किया था कि सबसे इक्वल जाना है, वो मुझे पूरा करना था। और ऐसे ही कुछ हुआ, जब ऑफर लेटर से परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में आया तो मैं सबके बराबर की सैलरी पर था। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोफेशनल जीत था जो मैंने अर्जित किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इतना भूखा था अपने आप को प्रूव करने का, इतना ज्यादा मेरे अंदर बात था कि मैंने उस अपनी नौकरी के अंदर बहुत मेहनत करी। पहले 6 महीने में मुझे पहला इंक्रीमेंट मिला, जो उस कंपनी के अंदर एक हिस्ट्री था। कुछ महीनों के बाद दूसरा इंक्रीमेंट मिला और फाइनली विद इन अ ईयर मैं प्रमोटेड हुआ एज अ फर्स्ट लाइन मैनेजर। और आई वाज द यंगेस्ट पर्सन जो इतनी कम उम्र में, इतने कम एक्सपीरियंस के साथ में प्रमोट हुआ एज अ फर्स्ट लाइन मैनेजर। और जिस बंदे ने 2500 रुपए बेसिक सैलरी से शुरुआत करी थी उस कंपनी के अंदर, मैं 1 साल के बाद वहां पर अर्न कर रहा था 12,500 रुपए बेसिक सैलरी, लगभग 25,000 रुपए हर महीने मेरे हाथ में आते थे। छोटे शहर में मैं रहता था, मेरा खोया हुआ रेपुटेशन वापस आ गया। मेरे पिता कहते थे मेरा बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, मेरे दोस्त कहते थे वाह। दोस्तों तो ऐसा हो गया कि हर चाय का और पकौड़े का जो बिल था वो मैं पे किया करता था। मैं साइकिल से चलता था, वहां से मैंने वापस सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा, फिर एक मोटरसाइकिल खरीदी, फिर विद इन अ ईयर मैंने दूसरी मोटरसाइकिल खरीद ली और सब कुछ जिंदगी में बहुत अच्छा चल रहा था। पहला साल गया, दूसरा साल, और ऐसे ही करते हुए अब क्या है, क्योंकि मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, ठीक ठाक सेटल हो जाए, तो उसके बाद एक ही जिंदगी का गोल होता है, एक अच्छी सी लड़की देख के शादी कर देना। तो फाइनली वो सारा सब कुछ फैमिली में चल रहा था। पर इस पूरी स्टोरी में ट्विस्ट कब आया कि एक शाम मैं अपनी जॉब जो मैं करता था, हमारे यहाँ पर क्या होता था, एक सेल्स रिव्यू मीटिंग होती थी हर महीने लखनऊ के अंदर, जो हमारे शहर से 200 किलोमीटर दूर है। एक दिन मैं उस मीटिंग के अंदर गया था, वो महीने का आखिरी दिन होता था। मैं वहां से वापस आ रहा था, शाम को मैं बस के अंदर बैठा, चौराहा हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक चौराहे, जो लोग लखनऊ गए होंगे तो वहां हमारे शहर में जाने के लिए बस मिलती थी। मैं वहां पर बैठा, जब मैं बस के अंदर एंटर हुआ, एक भाई मेरे बहुत पुराने जानने वाले,
जो मेरी फैमिली से ताल्लुकात रखते थे वो उस बस के अंदर पहले से बैठे हुए थे। तो जब मैं गया तो उन्होंने ऑफर किया कि बगल वाली सीट पे बैठ जाओ मुस्कुराते हुए। मैं उनके बगल वाली सीट पे बैठ गया। बस थोड़ी दूर जब चलने को हुई तो मेरी तरफ देखे और मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए पूछा, और बताओ आजकल क्या हो रहा है? मैंने कहा मैंने उनको बताना शुरू किया, मैं इस कंपनी में एज इस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। फिर थोड़ी दूर बस आगे मूव हुई, दोबारा मेरी तरफ देखे और मुस्कुराते हुए पूछे, और बताओ कैसा चल रहा है सब? मैंने कहा बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ी दूर बस आगे बढ़ी तो फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, क्योंकि मैं बहुत बदनाम हो चुका था वो डब्बा खरीदने के चक्कर में। बोले तुम्हारी तो ख्वाहिश थी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना, बड़े घर बनाना, है ना, अच्छी छुट्टियां बिताना, बहुत सारा मान सम्मान। अरे उस तरफ क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है? अब उस इंसान ने दुखती हुई नस पे मेरे जो है वो उगली रगली हाथ रख दिया। अरे मैंने कहा छोड़ो ना उसको, अभी तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, ये वे करना शुरू किया। लेकिन थोड़ी दूर जब बस आगे बढ़ी मेरी तरफ देखे और मुस्कुराए, और जितनी बार देखती वो मुस्कुराते थे ना, मुझे लगता था यार आदमी क्या चाह रहा है ये। आगे बढ़ते हुए उन्होंने, जैसे ही मैं आगे जा रहा था, उन्होंने फिर से वापस एक सवाल करा, और मैं वो सवाल आपसे करना चाहूँ। उन्होंने कहा दिवाकर एक बात मुझे बताना, टूथपेस्ट सोप शैम्पू इस्तेमाल करते हो क्या? मैं से आपसे पूछता हूँ, करते हो क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल करता हूँ। बोले पैसे आते हैं क्या? मैं आपसे पूछता हूँ आते हैं क्या? मैंने कहा नहीं आते, लेकिन आप कंपनी का नाम बताओ, क्योंकि डब्बा जब खरीदना था तो मुझे समझ में आ गया था अप्रोच ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा आप कंपनी का नाम बताओ। उन्होंने झोले में से एक कागज निकाला, लिखना शुरू किया। इस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। और ये बात है बहुत पुरानी, ये बात है 2006 की, 2006। कंपनी कब शुरू हुई और मुझे ये प्लान कब दिखाया जा रहा था? 2006। बताना शुरू किया कंपनी का नाम ये है, इसके एमडी साहब ये हैं, और ये प्रोडक्ट आते हैं। और आगे जब उन्होंने बताना शुरू किया कि इस बिजनेस को हम शुरू कर सकते हैं केवल 600 रुपए के प्रोडक्ट, वो भी अपने मनपसंद का, और 100 रुपए के स्टार्टर पैक के साथ, मेरे दिमाग जैसे जैसे वो लिख रहे थे मेरे दिमाग में चल रहा था पहली बार मैं क्यों असफल हुआ था बहुत मेहनत करने के बावजूद। तो मुझे समझ में आया पहली बार 4200 रुपए का डब्बा खरीदना था जो हर एक के पास नहीं था। पहली बार जब हम किट खोलते थे तो उसमें से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट निकलते थे कि हमारे घर में उनका कोई यूजेज नहीं था, कोई इस्तेमाल करने कोई जरूरी नहीं था, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो मेरी डेली नीड से जुड़ा हुआ हो। तो इसलिए मैं फेल हुआ। पहली बार इन्होंने बताया कि यहां पर कोई मैंडेटरी नहीं है। दूसरी चीज आगे इन्होंने बताना शुरू किया, हमारा जो मार्केटिंग प्लान है ये एक्युमुलेशन पर है। तो मुझे समझ में आया जुड़ते हुए क्रम, यानी कि जब मैं उस बिजनेस के अंदर 2000, 4000, 5000 हर महीने के करता था तो मैं कोई भी लेवल अचीव नहीं कर पाता था जिसको करके कभी पैसे नहीं आते थे। यानी यहां पर अगर चलते फिरते भी थोड़ा बहुत करते रहेंगे, जुड़ता रहेगा, लेवल बढ़ता रहेगा, कुछ तो पैसे आएंगे, हाँ या ना? आगे मैंने पूछा प्रोडक्ट क्या है, उन्होंने बताया प्रोडक्ट है नोनी और स्पाइरुलिना। पहले तो ये बोलने में ही बड़ी तकलीफ आई, नोनी समझने में बड़ी तकलीफ आई। मैंने पूछा प्राइस कितनी है, एक की कीमत थी 375 रुपए, दूसरे की कीमत थी 250 रुपए। मैंने कहा कमाल हो गया। मैंने कहा आपने पूछा ना गाड़ी घर, अब सब आएगा, अब मेरी ज्वाइनिंग करो। उन्होंने पूरा मार्केटिंग प्लान तो समझो। मैंने कहा समझने की जरूरत ही नहीं है, मुझे नेटवर्क की ताकत पता है और मुझे पता है कि अब यहां पर चमत्कार होके रहेगा। मैंने अपनी जेब से 725 रुपए निकाले और उनको दे दिया। जब मैं उनको वो पैसे दे रहा था मेरी तरफ देख के फिर ये वापस मुस्कुराए। मैंने कहा अब क्या गलती हो गई प्रभु, अब क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले एक बात बताओ, इतने सालों में हम इतनी मतलब पहली बार मिल रहे हैं इतने सालों के बाद, और तुम इतना यकीन करते हो कि मुझे 725 दे दिए? मैंने कहा तो क्या होगा? दो ही चीज तो होगा, या तो आप मेरी ज्वाइनिंग डाल दोगे, मेरे प्रोडक्ट मेरे तक पहुंचा दोगे, या हो सकता है ये पैसे लेके आप भाग जाओ। बोले हाँ एग्जैक्टली यही तो मेरे भी दिमाग में चल रहा है। मैंने कहा पैसे लेके भाग जाओगे तो मेरा भाग्य तो पहली बात लेके नहीं जाओगे। दूसरी चीज कि अगर मैं करोड़पति बनने के लिए 725 रुपयों का रिस्क नहीं ले सकता तो लानत है मेरी जिंदगी के ऊपर, प्रभु चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। तो 725 रुपए का तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो मैंने 725 रुपए उनको दिए। तब दिल्ली हेड ऑफिस में हमारी ज्वाइनिंग होती थी, वहां से प्रोडक्ट बाई कुरियर आता था। कहीं कोई ऑफिस नहीं था, कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई मीटिंग नहीं थी, कोई अचीवर नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं। आज मैं बैठ के अकेले मैं सोचता हूँ दिवाकर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तुम काम करते थे, 700 करोड़ रुपए की कंपनी हुआ करती थी, माइक्रोलैब 700 करोड़ की कंपनी होती थी उन दिनों। और मैं एक ऐसी कंपनी के अंदर मैंने अपना
अपना जो है समय देने को मैं तैयार हो गया, जिसका कुछ पता ही नहीं था। लेकिन मुझे भरोसा था नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। मुझे पता था यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है। उस नौकरी को करते हुए 2-2.5 साल में समझ में आ गया था वहां होंडा सिटी आने में बहुत मुश्किल है। वहां टाइम फ्रीडम तो कभी मिलेगा ही नहीं जीवन में। वहां की जिंदगी बड़ी मुझे पसंद नहीं आती थी, मैं मजबूरी में करता था। तो इस प्रकार से मैंने बिजनेस शुरू कर लिया। अब मैं घर गया उस शाम फिर एक बार, और मैं गाना गाने लगा। मेरी मदर ने कहा आज क्या कुछ बहुत बढ़िया रहा तुम्हारा, क्योंकि हर बार जब हम जाते थे सेल्स रिव्यू मीटिंग के बाद, तो उस दिन हमें इतना तनाव होता था ना कि रात में हम सो भी नहीं पाते थे कायदे से, खाना भी नहीं खा पाते थे, क्योंकि जो लोग सेल्स वाले हैं उनको बहुत अच्छे से ये बात पता है। लेकिन उस समय मैं इतना एक्साइटेड था कि जब मैं घर पहुंचा, मैं गाना गाते हुए पहुंचा, मेरी मदर ने कहा बहुत खुश हो बेटा। मैंने कहा हाँ मम्मी, मिल गई अभी। बोले क्या है? मैंने एक कंपनी मिल गई है जो कमाल की कंपनी है, यहाँ ना किट खरीदना है ना किट खरीदवाना है, हमारी जरूरत के प्रोडक्ट है रिजनेबल। मैंने पूरा प्लान उनको बता दिया। मदर को थोड़ा थोड़ा टेंशन होना शुरू हो गया। मदर ने कहा सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, गाड़ी भी ले ली हो, हर महीने पैसे भी आते, पापा भी खुश है, दोस्त भी खुश है, हमें भी। अरे यार इतने ज्यादा क्यों सोच रहे हो, अभी तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। क्योंकि मदर को लगने लग गया डर, क्योंकि पहले वो देख चुकी थी। लेकिन मैं कहां मानने वाला था। मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी। पहले मैंने बहुत सारे दोस्तों के पास गया, मैंने बताना शुरू किया कि भाई दुकान बदलोगे ऐसे पैसे आएंगे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। कुछ लोग हमारे साथ है, और पहले महीने इस बिजनेस के अंदर मैंने जो भी काम किया उससे पहला लेवल अचीव हुआ मेरा 8% का। और मेरी जो आमदनी आई आईसीआईसीआई बैंक की जो चेक आई मेरे घर पर बाई कुरियर, वो आई 100 रुपए की। कितने की? अगर ये 99 रुपए होती तो चेक नहीं आता। तो पहले महीने की मेरी जो आमदनी थी 100 रुपए की आमदनी थी। दूसरे महीने मैं फिर अपने दोस्तों के पास गया, रिश्तेदारों पड़ोसियों के पास गया, और मैंने बोला देखो पहले महीने मैंने बोला था ना दुकान बदल दो पैसे आएंगे, आप लोग माने नहीं। देखो मेरी 100 रुपए की चेक है। तो वो मुझे नीचे से ऊपर तक देखते थे और कहते थे 100 रुपए में कुछ होता है क्या, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मैं 100 रुपए के लिए ये काम करूंगा। मैं उनको समझाने की कोशिश करता था बात 100 रुपए की नहीं है, बात ये है कि उस काम को करके हमें पैसे आए जिस काम को हम जन्म के साथ में करते, और आज तक हमारे घर में 1 रुपए नहीं आते, यानी कि हम दुकान बदल के ये पैसा अर्न करें। तो मैं उनको समझाने की कोशिश ये करता था, वो समझते कुछ और थे, उनको वैल्यू दिखाई दे रही थी। दूसरे महीने मैंने फिर मेहनत करी, और दूसरे महीने मैंने सिर्फ 775 रुपए की अर्निंग करी इस बिजनेस के थ्रू। मैं जब गया लोगों के पास दोबारा, मैंने कहा था मना किया था, मैंने बोला था ना अभी भी ज्वाइन कर लो, शुरुआत नहीं करी, अब देखो 775 रुपए। तो मेरे दोस्त मुझे बोलते थे कि भाई तू कितना कमाता है अपनी नौकरी के अंदर, कभी उसके लिए तो उछल उछल के बोला नहीं, आज तू 775 रुपए के लिए क्यों इतना बोल रहा है। चल हम 4 दोस्त चलते हैं, आज डिनर करा, देखते हैं तेरे 775 में क्या होता है। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है जहां पहले महीने मैंने 100 रुपए अर्न किया है, और दूसरे महीने 775, यानी कि कितने गुने की ग्रोथ मेरी बिजनेस में हुआ है? 8 गुने की ग्रोथ। कौन सी ऐसी नौकरी है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां एक महीने में 8 गुना की तरक्की मिल सकती है कोई बिजनेस आपकी जानकारी में? मैं उनको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो कमाल का बिजनेस है, दूसरे महीने 775 आया है, यानी 8 गुना आया है, और वो इसकी वैल्यू देख रहे थे 775 रुपए। एक एवरेज इंसान और एक कामयाब इंसान में यही बात होती है कि कामयाब इंसान वो देख सकता है जो एवरेज इंसान कभी भी नहीं देख सकता नंगी आंखों से। और मैं वही देखने की कोशिश कर रहा था कि मैंने एक ऐसा बिजनेस चुना है जिसमें मैं दूसरे महीने 8 गुना की आमदनी कर रहा हूं, और तीसरे महीने फिर से मैंने 850 रुपए इस बिजनेस के अंदर कमाए। चौथे महीने में इस बिजनेस के अंदर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया, और मुझे आज भी याद है 6,500 रुपए की चेक। पता है इस बिजनेस को मैंने क्यों ज्वाइन किया था? जो मेरा सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। जब ये बिजनेस मैंने पूरा समझा था, देखा था, तो मैं मन ही मन सोच रहा था इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम बिल्ड करूंगा, 5 साल बाद में इस बिजनेस में कमा रहा हूँ 20-25 हजार रुपए, और मैं खरीदूंगा एक सेकेंड हैंड मारुति कार। ये मेरा ड्रीम था, इस बिजनेस के अंदर आने का एक कारण था। मुझे नहीं पता था कि वो ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा। चौथे महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर 4,500 रुपए की चेक, 7वां 8वां 9वां विद इन अ ईयर में इस बिजनेस के अंदर गोल्ड डायरेक्टर बन गया, और हर महीने 20,000 22,000 25,000 रुपए अर्न करने लग गया। मैं नौकरी में कितनी तनख्वाह पाता था? 25,000 रुपए टोटल मेरे हाथ में आते थे। लेकिन इस बिजनेस को बनाने के दौरान जो चीजें हुई वो बहुत कुछ ऐसी बातें हुई जिसका सामना एक कॉमन मैन कभी नहीं कर सकता। क्योंकि सबसे पहले जो मैं प्यारा बच्चा बन चुका था अपने फादर का, उनकी नजरों में मैं गिरना शुरू हो गया। वो फिर से वापस कहते थे, क्योंकि वो क्यों कहते थे, जब मैं इस बिजनेस को लेके अपने दोस्तों के पास गया, अपने पड़ोसियों अपने रिश्तेदारों के पास गया, तो वो मजे लेने के लिए मेरे फादर के पास कॉल करते थे। अरे पता है आज दिवाकर आया था। मेरे फादर बोलते थे तो
अरे वो टूथपेस्ट साबुन शैम्पू का बात बोल रहा था, क्या वो उसकी नौकरी ठीक नहीं चल रही क्या? कोई ये बात बोलता था। कोई मेरे दोस्त का पेरेंट्स है, वो ये बोलता था देखो आपका बच्चा मिश्रा जी, उसको समझाओ, खुद तो गलत रास्ते पे चला गया, खुद तो खराब हो रहा है, मेरे बच्चों को भी खराब कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस, यानी मेरे फादर बिल्कुल मेरे अगेंस्ट, मेरी मदर मेरे अगेंस्ट में, मेरे फिर से सब दोस्त, मेरे पड़ोसी सब मुझे मेरे मजे लेते थे। ये देखो नोनी वाला जा रहा है, ये देखो स्पाइरुलिना है, ये देखो ये मर्सिडीज खरीदने वाला जा रहा है, ये देखो। क्यों? क्योंकि कोई रिकॉग्निशन नहीं था समाज के अंदर। एक नेटवर्कर के पास में, वेस्टीज के पास में कोई हमसे पहले सफल नहीं था। जब हम लोगों के पास जाते थे, उनको मार्केटिंग प्लान बताते थे और हम कहते थे कि देखो इस बिजनेस को करोगे, एक दिन कार फंड से कार लोगे, तो लोग मुस्कुराते हुए ऊपर उठ के मेरी तरफ पूछते थे भाई किसी ने ली है क्या? मैं कहता था दिल्ली में एक ने ली है, कानपुर में एक ने ली है। अरे बोले दिल्ली कानपुर छोड़ो, हमारे शहर में किसी ने ली है क्या? तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता था, मैंने कहा मैं पहला हूं जो मैं लेने जा रहा हूं, आप दूसरे हो सकते हैं अगर आप मेरे साथ आएंगे तो मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ बोला करता था इस बिजनेस के लिए। लेकिन न जाने क्या कुछ हुआ, मैं उस चीज के ऊपर नहीं जाता, बहुत कम वक्त है। तो मैंने इस बिजनेस में काम करते हुए अपने लिए अब तक वैसे मैं 5 गाड़ियां ले चुका हूं इस बिजनेस के अंदर। लेकिन जो पहली गाड़ी आई थी ना, जैसे अभी पहले प्यार के बारे में हिमांशु जी बात कर रहे थे, तो एक्चुअली मुझे कई दिनों तक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पर आ गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। और मुझे आज भी याद है 6 नवंबर जो मेरा बर्थडे है, उस दिन मैंने 2008 में अपनी ये पहली कार ली थी, अल्टो LXi। आप इसकी साइज पर मत जाइएगा, ये कार की बहुत अहमियत है, ना कि केवल मेरे लिए बल्कि वेस्टीज, एंटायर वेस्टीज जो आज आप देख रहे हैं, ये जो ट्रस्ट बना इस कार ने बनाया। पता है आपको 6 नवंबर 2008 को हमारे शहर में इस कार की चाबी देने के लिए कौन आए थे? हमारे वेस्टीज के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली। मिस्टर गौतम बाली एक ऐसे ही बड़े सेमिनार के अंदर, हमने एक ऐसे सेमिनार करा था, वहां पर बाली साहब आए थे और वो मुझे दे रहे थे मारुति अल्टो की चाबी। पता है वो चाबी लेते हुए मुझे ऐसा लग रहा था मानो ये जो 3 लाख की कार है, ये 3 लाख के लिए 3 करोड़ की कार है। मेरे लिए उतनी वैल्यू थी, उनके लिए उतनी वैल्यू थी, वेस्टीज के लिए उतनी वैल्यूएबल ये कार रही है। और वहां से जो सफर शुरू हुआ, फिर आज इस बिजनेस में काम करते हुए मैं 5 गाड़ियां खरीद चुका हूं। और 2014 से, कब से? 2014 यानी पिछले 7 साल से मैं गाड़ी ड्राइव करता हूं Audi Q3 जो 42 लाख रुपए। और Audi Q3 भी जो है वो, उसको लेते टाइम भी हमने एक हिस्ट्री क्रिएट करी थी। वेस्टीज में पहले एक गाड़ी आती थी कोई लग्जरी, फिर कुछ महीनों के बाद दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे होता था। हमने अपनी टीम के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट करी, वेस्टीज के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट करी कि हमने एक ही दिन में 3 लग्जरी कार की एक ही शोरूम से डिलीवरी ली थी Audi Q3 की। और वो वेस्टीज में एक हिस्ट्री थी, क्योंकि उसके पहले कभी 3 गाड़ियां एक साथ नहीं आई थी। मैं, मेरी अपलाइन और मेरी डाउनलाइन, हमने मिलकर एक साथ ली थी। उसमें भी मैं एक स्टोरी छोटी सी आपको जरूर साझा करना चाहूँगा। कई बार वो बड़ा मजा आता है जब हम याद करते हैं उसको, कि हम एक दूसरी गाड़ी लेने वाले थे और फिर जब हमारी मैनेजमेंट से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि नहीं अभी लग्जरी कार के ऊपर आप लोग को जाना है। हम लोगों ने डन कर दिया, शाम को 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे और ऐसी मीटिंग चल रही थी। हमने डन किया, नहीं हम गाड़ी लेंगे। पहले मैंने किया, फिर मैंने अपनी अपलाइन की तरफ देखा, एक डाउनलाइन की तरफ देखा और हमने ही बोला स्टेज से खड़े हो गए, हम एक नहीं 3 गाड़ियाँ एक साथ लेंगे, एक दिन में लेंगे। और जब बात हो गई तो हम ठहरे नेटवर्कर, हम कहाँ वेट करते हैं। रात में 8:30-9 बजे हमने गूगल किया और एक सेल्स पर्सन का Audi के, मैंने उनका नंबर निकाला और नंबर निकाल के रात में मैंने उनको फ़ोन लगाया। मैंने कहा Audi से बात कर रहे हो भाई? बोला हाँ जी सर Audi से बोल रहा हूँ। मैंने कहा भाई गाड़ी चाहिए। बोले कब चाहिए? मैंने कहा भाई जब दे दे। हम बात कर रहे थे सितंबर अक्टूबर में। मैंने कहा 6 नवंबर डेडलाइन है, उसके पहले कभी भी आप दे सकते हो जब आपके पास में। उससे बोला ठीक है सर। मैंने कहा अच्छा कल कोटेशन भेजना मेरे को। उससे बोला ठीक है सर। थोड़ी देर बाद मुझे याद आया मैंने तो एक की कोटेशन के लिए बात करी, मुझे तो 3 गाड़ियाँ लेनी है। मैंने पलट के उसको दोबारा कॉल किया, मैंने कहा भाई गलती हो गई, मुझे 1 नहीं 3 लेनी है। उसने बोला ठीक है सर कल बताता हूँ। कल के दिन मैं उसको फॉलोअप करता रहा, उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। मैंने कहा आखिर ऐसा क्या हो गया, रिस्पॉन्स नहीं है। एक दिन मैंने वेट किया, नेक्स्ट डे मैं पहुंच गया शोरूम। मैं जाके एक दूसरा पर्सन मिला, उससे मैं पूरा कोटेशन बना रहा था, तभी पीछे एक बंदा आया मेरे पास और उसने बोला कि सर मुझे आपसे बात करनी है। मैं उठ के किनारे गया, बोला सर एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, क्या मुझे 3 में से एक गाड़ी मुझे दे देंगे क्या? मैंने कहा क्यों? बोला क्योंकि सर मेरी कोई सेल नहीं हुई है, तो मेरी सैलरी नहीं आ रही है, मेरे इंसेंटिव्स रुके हुए हैं, अगर आप दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने कहा क्यों? आप मुझे कैसे जानते हैं, क्यों आप मेरे से ये बात कर रहे हैं? बोला सर एक्चुअली 2 दिन पहले आप ही का तो कॉल आया था मेरे पास। मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं तो वेट करता रहा, तुमने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया? शर्माते हुए उसने बोला सर बुरा मत मानना, एक बात है। मैंने कहा बताओ।
बोला सर हम तो सालों सालों फॉलो अप करते हैं, तब जाके एक गाड़ी दिखती है। आपने तो रात के 9 बजे मुझे सामने से फोन किया और आपने बोला कि ऑडी का मुझे कोटेशन चाहिए, तब तक तो बात ठीक थी। 5 मिनट बाद आपने दोबारा बोला कि 3 गाड़ी चाहिए। मुझे तो लगा शाम को किसी ने लगा के मेरे साथ मस्ती की। ऐसा होता है। साल 2008 मेरे लिए मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा साल था। मैं फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया, डायमंड बन चुका था। लगभग 98,000 की मेरी हाईएस्ट चेक आ चुकी थी। लगभग 1 लाख रुपए हर महीने अर्न करता था मैं। गाड़ी ले चुका था, फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुका था इस बिजनेस में, पहला फॉरेन ट्रिप 2008 में। और वहां से मेरा जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो आज भी चल रहा है। 5 गाड़ियां ले चुका, 2014 से ऑडी Q3 ड्राइव करता हूँ। आज नेटवर्क के अंदर 200 से ज्यादा लोग हैं जो गाड़ियां चलाते हैं अपने लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो लग्जरी कार भी ओन करते हैं इस बिजनेस के अंदर काम करते हुए। तो ये बहुत कमाल का इंडस्ट्री है जहां एक टाइम आप अपने लिए आते हैं और कब आप अपनों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं आपको पता भी नहीं लगता है। आगे बढ़ते हुए इस बिजनेस के अंदर काम करते हुए मैं 24 बार विदेश यात्रा कर चुका हूँ। 24 टाइम्स फॉरेन ट्रिप, यानी जितने भी विदेश यात्रा मैसेज में दिए हैं ऑलमोस्ट हर एक विदेश यात्रा का मैं हिस्सा बना हूँ। सो अभी तो मुझे याद भी नहीं कौन कौन सी कंट्री है, लेकिन मैं हर एक को एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग की अगर आपको ताकत समझनी है तो आप इस इवेंट का हिस्सा जरूर बनिए, यानी कि आप वेस्टिज फॉरेन ट्रिप का हिस्सा जरूर बनिए। क्योंकि जब आप यहाँ जाते हैं आपको मैनेजमेंट से मिलने का मौका मिलता है, आप हिंदुस्तान के टॉप लीडरशिप से मिलते हैं, आप अपना भरोसा और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और उसी भरोसे और ज्ञान से आप एक दिन अचीव कर जाते हैं वो सब कुछ जिसके लिए इस बिजनेस के अंदर आप आए। सो आप देख सकते हैं कितना हम मौज मस्ती करते हैं इस बिजनेस के अंदर काम करते हुए। मेरे फादर ने ऐलान किया था जब मैं इस बिजनेस को बना रहा था, तेरी शादी कभी नहीं होगी क्योंकि तू इतने गंदे रास्ते पर चला गया है। मेरे घर खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आदमी सेल्समैन का काम करे, आदमी घर घर जाके टूथपेस्ट और सोप बेचे। मेरी क्या इज्जत तूने छोड़ी, ऐसा वो बोला करते थे। मेरी मदर बहुत परेशान रहती थी, लेकिन मैंने उनको बोला था घबराओ नहीं, एक दिन वो आएगा जब आपके यहाँ लाइन लग जाएगी। और वही वो एग्जैक्टली 2010 में मैं इस बिजनेस में क्राउन डायरेक्टर था। हर महीने एक बहुत अच्छी आमदनी करता था, हाउस बोट से घर बना चुका था, फॉरेन ट्रिप करता था, गाड़ियां पे गाड़ियां बदल रहा था मैं। और तभी 2010 में मेरी रुचि से मुलाकात हुई, हमने शादी किया और आज 2 बच्चे हैं मेरे पास। एक 9 साल की बेटी है मेरी, एक 4 साल की बेटी है और एक बहुत अच्छी जिंदगी हम लीड कर रहे हैं। हमारी वाइफ पूरा साथ मेरा देती है इस बिजनेस के अंदर। कमाल की बात देखिए कि जिन लोगों ने मुझे ऑब्जेक्शन डाला था, जिन्होंने मुझे क्या कुछ नहीं बोला था इस बिजनेस के को जब मैंने करने का निर्णय लिया था, आज वो सब मेरे साथ इस बिजनेस के अंदर। ये सबसे किनारे ये जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है अजय पांडे। ये क्राउन डायरेक्टर बन चुके हैं। अभी लॉकडाउन पीरियड में 20 लाख रुपए की MG हेक्टर इन्होंने हमने खरीदी और इन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया 2014। ये मेरे दोस्त थे जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। और हर साल जब मैं अपनी आमदनी बढ़ा रहा था, अपनी गाड़ियां बदल रहा था, ये मेरे कान में आके एक ही बात कहते थे, दोस्त सब कुछ तो ठीक है लेकिन कंपनी का कोई भरोसा नहीं, ये भाग जाए किसी दिन। तो मैं तो कहता हूँ पार्ट टाइम बिजनेस करो, फुल टाइम की नौकरी ज्वाइन कर लो 20-25-50 हज़ार रुपए की। और 2014 में जब मैंने ऑडी खरीदी, मेरे पास है, बोले कोई स्कोप बचा है क्या अभी भी मेरे लिए? मैंने कहा अभी तो स्कोप शुरू हुआ है, अब आ जाओ। आज क्राउन डायरेक्टर बन गया। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने पहला डब्बा मुझे खरीदवाया था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब मैं ग्रेजुएशन 2nd ईयर में था। और उसके बाद इन्होंने कहा भाई साहब केवल मूर्ख बनाने का धंधा है, कुछ होता नहीं है, अपनी नौकरी अपना बिजनेस करते रहे। और 2 साल पहले मेरे पास आए, बोले कुछ अभी है हमारे लिए? मैंने कहा अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, आप भी आ जाओ। आज गोल्ड डायरेक्टर बन चुके और मैंने 20 से 25 हज़ार रुपए की इनकम कर दी। ये है मेरी अचीवमेंट जो पैसों से ज्यादा बढ़ के है। ये तीसरे व्यक्ति हैं जो क्लास फर्स्ट से मेरे साथ रहते थे, बाय प्रोफेशन इंजीनियर है, दिल्ली में जॉब करते थे और हर साल ये मुझे कहते थे दिवाकर इस इंडस्ट्री का कोई भरोसा नहीं है, कब तक मूर्ख बनाओगे, कितने लोगों को मूर्ख बनाओगे, एक दिन तो लोगों को अकल आएगी, तुम्हारा धंधा बैठ जाएगा, अभी भी कुछ और कर लो। आज मेरे साथ में गोल्ड डायरेक्टर बन चुके हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये जो चौथे व्यक्ति है ये बहुत कमाल के व्यक्ति है। ये हमारे इकलौते साले साहब है। 2010 में हमने शादी करी। जब मैं इनको कभी वेस्टिज के बारे में बोलता था तो जानते क्या कहते थे